हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, जैसा कि हम लोग CHSL सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सही जा रही है CHSL सीरीज़। और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हों, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हों, तो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग अगर वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, एक दो वीडियोस देख के वहाँ से निकल जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो एक तरीके से नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग जो भी नए आते हैं मेरे चैनल पे, वो जरूर प्लेलिस्ट में जाके देखें। आपके काम के बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर हम लोग CHSL की बात करें तो 10 वीडियो शायद मैंने किए थे, जिसमें लास्ट जो वीडियो था वो DI का था। उसके बाद हम लोगों ने 3 सेट, एक तरीके से मैंने बोला था आपसे कि मैं 3 एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस के सेट करवाऊंगा, जिसमें सेट एक तरीके से टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक इजी था, एक मॉडरेट था, और आज हम लोग टफ वाला करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जिस तरीके से वीडियो को देना चाहें आप दे सकते हैं। आप इसको टेस्ट के तरीके भी दे सकते हैं, पॉज करके मेरा सॉल्यूशन मत देखिए और अपना क्वेश्चन का आंसर निकालिए और उसको कॉपी में किनारे नोट डाउन करिए। उसके बाद स्किप करके उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वीडियो होने वाला है ये, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो, क्योंकि लास्ट तक आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सिंपल है, जिनको आता है। क्या होता है कि जब आप 2 पॉइंट से चलते हैं, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कह रहा है कि 2 व्यक्ति राम और श्याम एक साथ 2 बिंदुओं A और B से सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे की दिशा में ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं। उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चलता है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद, अब देखिए ये एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अगर रटा हुआ है तो बहुत प्यारा है कि आपको पता है कि इस पॉइंट पर, मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इस पॉइंट पर ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होगा कि A 80 मिनट में इधर पहुंचेगा, ठीक है, और B जो है वो मिलने के बाद 45 मिनट में इधर पहुंचेगा। ठीक है, तो किस समय पे मिले, मैंने मान लिया कि वो T समय बाद मिले। तो फॉर्मूला होता है कि T बराबर अंडर रूट T1 रूट के अंदर T1 इंटू T2। ठीक है, अब T1 T2 क्या है जो आपको गिवन है, यही 80 गुणा 45। ठीक है, तो ये आप देखिए कितना फास्ट निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि मैं 80 को अगर लिख लूँ 16 गुणा 5 और मैं 45 को लिख लूँ 5 गुणा 9, 9 पना 45 होता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि 16 से 4 आ जाएगा, 5 से 5 आ जाएगा और 9 से 3 आ जाएगा। तो 5 से 15 चौको 60, मतलब 60 मिनट बाद वो मिलेंगे। और उसने क्या बोला था कि 9 बजे चलना स्टार्ट करते हैं, तो 1 घंटे बाद मतलब 10 बजे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप बिलीव रखिएगा मेरे ऊपर लास्ट तक। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये SSC का ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR, इस तरीके से आपने ट्रायंगल PQR बना लिया। ठीक है, क्योंकि P को थोड़ा सा बड़ा बनाना था, तो ये 120 डिग्री का है लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि S पॉइंट जो है PS लंब है QR पे। ठीक है, तो QR पे क्या है, PS लंब है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि PQ प्लस QS बराबर SR। देखिए जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन करेंगे, मैं मानता हूं कि उन्हें करने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन देखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, SSC हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो आपको देखिए कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके प्रोसेस को समझिएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ये लंब हो गया आपका इतना काम। अब आपको इसमें एक हल्का सा रचना करनी पड़ेगी, अपने मन से करना पड़ेगा। आपने ये लाइन अपने मन से खींच ली, ठीक है, और ये लाइन इसके इक्वल खींची आपने। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। आपने जैसे ये लाइन इसके इक्वल खींची, वैसे ये जो इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ कि ये S था, तो मैं इसको T मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने ये लाइन अपने मन से खींची, PQ प्लस QS बराबर SR। ठीक है, तो आपने T पॉइंट अपने मन से मान लिया, और ये दोनों एक तरीके से आपने ये भुजा इसके बराबर में ली है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालोगे तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में। अब क्या कह रहा है कि PQ मतलब ये वाली लाइन, और अगर मैं इसको एक एक मान लेता हूँ, रेशियो देखिए इक्वल है तो एक एक मान सकता हूँ मैं, तो PQ प्लस QS, ठीक है, किसके बराबर है, SR के, मतलब इस पूरी भुजा के बराबर है। और आपको पता है कि ये एक है तो ये भी एक है, इसका मतलब है कि जो बाकी ये भुजा बची ना, ये इसके बराबर रही होगी। ठीक है, तो ये भी देखिए बराबर हो जाएगी। समझ में आया, ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि अगर उसने बोला कि PQ प्लस QS बराबर SR, और मैंने अपने मन से लाइन खींची, तो आपको पता है कि QS जो है वो ST के बराबर है। तो बाकी जो ये भुजा बची, ये TR, जो TR भुजा बची है वो किसके बराबर होगी, वो PQ के बराबर होगी। ठीक है,
अब क्या हुआ, जैसे ये चीज़ हुई वैसे ये भुजा भी इसके बराबर हो गई और ये तीनों आपस में बराबर हो गई। अब आपको पता है कि मैं अगर इसको अल्फ़ा मान लूँ तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के दो के सामने कोण के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा थ्योरम होता है। अब ये 2 अल्फ़ा है तो ये भी 2 अल्फ़ा होगा, क्योंकि अगर पी क्यू बराबर पी टी है तो आमने सामने कोण बराबर होंगे। अब आप एक ट्रायंगल देख रहे हो कि ये 120 है, ये 2 अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है। तो ये इतना काम करना था आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक करना बहुत मुश्किल है। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने मन से किया है, बहुत ही अच्छी उनकी मैथ है, ठीक है। 120 आपको एंगल दिया गया है, आपको पता है कि ट्रायंगल का 180 सम होता है, बचा हुआ कितना 60। 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा 60 के बराबर है तो अल्फ़ा 20 के बराबर है, ठीक है। आपसे पूछा गया है क्यू की माप, क्यू की माप 2 अल्फ़ा है, इसका मतलब है दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो तो 40 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। जिनको आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर सकते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 45 रखोगे तो 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए 0 रखने पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको यहाँ पे। तो आप लोग को क्या करना चाहिए कि 30 और 60 पे जाओगे। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन में आप 30-60 पे जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वैल्यू पुटिंग से कभी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, आंसर जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा बेसिक से जाएंगे। इसको ओपन करते हैं तो 1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। माइनस का कॉसे को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा। तो टिक्नोमेट्री में देखिए आप दोनों तरीके से करने की कोशिश किया करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी करिए और दिमाग को दौड़ाइए कि किस तरीके से हमेशा क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। इसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप साइन थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे इस 1 में साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो आपका बन जाएगा सॉल्व करने पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इस कॉस थीटा को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा +1 है। इसका मतलब है कि मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी मुझको दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये a है ये b है तो a माइनस बी है। इसका मतलब है ऊपर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या ओपन होगा, ठीक है। जो बहुत बेसिक स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनिएगा, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या ओपन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो a स्क्वायर करने पर हुआ माइनस बी स्क्वायर और b क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कैंसिल आउट। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो करने मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है कि ए को बी की अपेक्षा। देखिए टफ का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूं जो आप कर ना पाओ। मैं प्री लेवल की बात कर रहा हूँ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ तो उसका लेवल यही है टफ, ठीक है। तो अगर आप लोग ये कर ले रहे हो तो आप लोग बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। इसमें भी अगर इस पेपर में भी आप 23 से 24 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आप बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इंतजार करना चाहिए, एकदम से आप उसको लिखने लगोगे ना तो आप दिक्कत में आ जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस में आप इसको सेकंड लाइन तक पहुंचना चाहिए आपको कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा। अब सबसे लास्ट में क्या है डी, तो आपको डी से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और C जो है वो D से 25% अधिक है। इसका मतलब है C को मैं 100 नहीं मानूंगा। अगर मैंने D को 100 मान लिया तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर मैंने D को 100 मान लिया तो आप इसको 125 लिख लोगे, फिर जब आप 10% बढ़ाओगे तो पॉइंट में जाने लगेंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो आप परेशानी में आ जाओगे। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं D को 80 मानूंगा, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग भी एक तरीके का दिमाग है अपने आप में, ठीक है। कुछ भी हमेशा 100 मान के चलोगे तो परेशानी में रहोगे। इसीलिए पता होना चाहिए कि कब क्या मानना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 80 माना, डी को मैंने 80 माना, तो क्या बोल रहा है कि सी जो है वो 25% अधिक है। आपको पता है कि 25% क्या होता है 1/4। अगर 80 का मैं 1/4 निकालूंगा तो 20 आएगा। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100।
80 में 20 अधिक मतलब 100, सी 100 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है वो सी से 10% अधिक है, 100 का 10% 10 होता है, इसका मतलब बी हो जाएगा 110, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए जो है वो बी से 25% अधिक है। अब अगर आप इसका 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 4 दूनी 8 और सॉरी 4 सत्ते 28 है, 4 पंचे 20, 25% अधिक अंक मिले, ठीक है। सॉरी वही कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पे क्या बोला है, 10% अधिक नहीं बोला है, 10% कम बोला है, ठीक है। क्या बोला है कि जो बी है, सॉरी मैंने यहाँ पे पढ़ा नहीं था, कम अंक मिले हैं, ठीक है। तो 100 से 10% कम अंक मिले मतलब 90 अंक मिले होंगे। अब क्या कह रहा है कि 25% इसको अधिक अंक मिले, तो 25% का मतलब 1/4, 90 का 1/4 निकालोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 22.5, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 112.5, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, चारों आपको वैल्यूज चल गई पता। अब क्या कह रहा है कि यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो 80 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 320 दी है, क्योंकि ये उसको मिले हैं, ठीक है। ये जो अंक मैंने लिख रखे हैं ये मिले हैं उसको, तो 80 की वैल्यू 320, तो 1 की वैल्यू 4, 8 चौको 32। अब आपसे क्या पूछा कि ए को कितना अंक मिला है, तो ए में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे ये आ जाएगा आपका 450 ना, ठीक है, 450 आपका राइट आंसर। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 100, 400 और 12.5 का 4 में तो 50, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 450। ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल होता है, जिनको आता होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। ए बी सी की आय का क्रमशः 80% इतना और इतना खर्च होता है। अगर इतना खर्च हो रहा है तो सेव कितना हो रहा होगा, ए का 80% खर्च हो रहा है तो ए का कितना सेव हो रहा होगा, 20%। 20% मतलब 1/5। और सेविंग का आपको रेशियो दिया गया है 8x, 8 9 20 दिया गया, ये सेविंग का रेशियो है। तो जैसे ही आप लिखोगे ए का मतलब यहाँ पे ए की इनकम है और 80% वो खर्च कर रहा है, इसका मतलब 20% बचा रहा होगा, तो ए का 20%, ए का 1/5 किसके बराबर, 8x के बराबर, क्योंकि रेशियो है तो आपको कुछ ना कुछ इसके साथ में मानना पड़ेगा। x मान लिया मैंने 8x, 9x। इसी प्रकार बी का देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा होगा। 15% को आप लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 3/20, 9x के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सी 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा होगा, तो 1/4 जो कि आपका 20x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 अट्ठे 40x। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 त्रिका 9 और 20 ताई 60x। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80x, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, ए और सी का अंतर दिया गया है, ए और सी का अंतर कितना है, 40x। तो 40x की वैल्यू आपको 18,000 दी गई, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया। और ज़्यादा सिंप्लीफाई मत करो, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। बी की आय क्या होगी, 60 पूछा गया, 4x की वैल्यू निकाल चुके हो तो 15 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो यहाँ पे 15 का करोगे मल्टीप्लाई तो 60x आ जाएगा, यहाँ पे 15 कर दो बस। 1800 में 15 का तो 1500, 1500, 15 अट्ठे 120, 27,000, ठीक है। तो कई बार आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना होता है। ये देखो क्वेश्चन में पूछा गया गया, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन सिंपल होता है बट आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, तो ये भी चीज़ें सीखनी है छोटी छोटी आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक खोखला अर्धगोलार्ध, तो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो अब तो प्लीज़ वो इतना ज़्यादा परेशान ना हो, मैं उनको इस तरीके से थोड़ा वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। से अर्धगोलार्ध तो हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। बर्तन का आंतरिक व्यास आपको डायमीटर दिया गया है, अंदर वाले का एक तरीके से कटोरी या बॉल को अगर आप आधा काट दो तो क्या बन जाता है, आपका हेमिस्फेयर बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। थोड़ा समझिएगा बस, ठीक है। एक टैब से मैं आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट किया करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा मैंने कोशिश कर रहा हूँ इतना ज़्यादा कोई भी नहीं कर रहा है। आजकल सब लोग केवल स्ट्रैटेजी बता रहे हैं यूट्यूब वीडियोज़ पर, बहुत सारे अच्छे तरीके से व्यूज़ और लाइक्स ले जाते हैं, ठीक है। और कुछ भी पढ़ा नहीं रहे हैं वो, बट मैं यहाँ पे आपको सब कुछ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको मेरे ख्याल से थोड़ा तो अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक अर्धगोला बना लिया, ठीक है। उसका आंतरिक व्यास, मतलब ये आपको उसका आंतरिक व्यास 24 आपको डायमीटर दिया गया है, इसका मतलब है रेडियस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 0.5 मोटाई है, इसका मतलब है ये जो चीज़ है ना ये 0.5 है।
तो मैं कह सकता हूँ कि जो बाहरी वाला एक तरीके से गोला है उसका कितना 12.5 उसका रेडियस हो जाएगा। जो आंतरिक वाला एक तरीके से आपका क्या है गोला है उसका क्या हो जाएगा 12 रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। आयतन पूछा जाता तो बहुत आसान होता है, ठीक है, बट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया गया तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे निकालेंगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। देखिए सबसे पहले ये जो बाहर वाला है ना पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल आपको पता है कि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। अब क्योंकि ये आधा है तो 2πr² होगा, तो 2π और बाहर वाले गोले के लिए क्या हो जाएगा रेडियस 12.5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्योंकि संपूर्ण निकाल लो। अब एक पृष्ठ कौन सा होगा, ये अंदर वाला पृष्ठ होगा। कटोरी में जब आप पानी भरते हो या बॉल में आप पानी भरते हो तो जहाँ पे पानी भरोगे वो अंदर का पृष्ठ होगा, उसके लिए भी 2πr², लेकिन रेडियस क्या हो जाएगी 12। अब इसके बाद लोग फंस जाते हैं, इसके बाद मैं भी फंसता था जब मैं बहुत स्टार्टिंग में था, मुझे समझ में नहीं आता था अब क्या निकालें। तो अब क्या निकालेंगे, जो बॉल का किनारा होगा ना ये वाला पार्ट, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में उसको अगर मैं बाहर निकालूँ तो इस तरीके से है, मतलब एक तरीके से नहीं वलयाकार वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालते हैं सर्किल में, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, पाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्किल का एक तरीके से एरिया क्या होता है πr²। और जब आप इस तरीके से निकालते हो, इस वलय का क्षेत्रफल निकालते हो इस तरीके से, तो क्या होता है πr1² - r2²। ठीक है, तो 12.5 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना टफ नहीं है। देखिए पाई तो कॉमन लेना है आपको। उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई मार दीजिएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 में मल्टीप्लाई मारोगे 288 आ जाएगा। इसको आपको देखिए स्क्वायर करके नहीं तरीके से लिखना है, इसको आपको लिखना है a² - b² से। तो जब a + b करोगे तो कितना आ जाएगा 24.5 आ जाएगा। ठीक है, और जब a - b करोगे तो केवल 0.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग भी करिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कैसा है। आपको पता है जब थर्ड प्रपोर्शनल निकाला जाता है तो 0.4 लिखा है और 0.8 लिखा है, और फिर 0.8 लिख लेते हैं। आपने अगर रेशियो में पढ़ रखा होगा इस तरीके से, यहाँ पे 4 पॉइंट लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे x लिखते हैं, इसका कर लेते हैं और इसका करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.8 × 0.8 = x × 0.4। ठीक है, ये मैं थर्ड प्रोपोर्शनल का बता रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट्स इनको नहीं पता है तो वो सीख सकते हैं कि 0.4 और 0.8 है, तो 0.8 को एक बार फिर लिख लेते हैं, उसके बाद x लिखते हैं। ठीक है, इसका जो पास में होता है उनका मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो 0.8 का आपस में एक तरफ होगा, फिर इक्वल लगाते हैं, फिर साइड की जो वैल्यूज़ होती है उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ से 1.6 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, 1.6 x की वैल्यू आ गई। इसका जो मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 30.5 और 24। ठीक है, मैंने क्या किया पॉइंट हटा दिए तो नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, जब 0.24 का पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, और जब 13.5 का पॉइंट हटाएंगे तो केवल 10 आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 7 35 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 छंग 24, 4 पंचे 20 और ये फिर 2 से कर सकता है 3 और ये आ जाएगा 25। तो आपको दिख रहा है कि स्क्वायर के अंदर 25 है नीचे, तो बाहर 5 आ जाएगा, ऊपर 81 है तो 9 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आपसे पूछा है इसका रेशियो बताओ, मतलब आपसे पूछा गया है एक तरीके से 1.6 और इसका रेशियो, तो क्या लिखोगे आप लोग 1.6 को लिख सकते हो 16/10 और ये 9/5, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 8/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपको आता है, मैं मानता हूँ आपको आता होगा, बट पेपर में टाइम लेता है, और जो क्वेश्चन पेपर में टाइम लेते हैं वो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी सिंपल होते हैं यार, अगर आपको मैथ आती है तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, बट जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं वो आपको परेशान करते हैं पेपर में, क्योंकि तब आपको वहाँ पे आपके 60 मिनट चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आपका समय लगता है ना तो आप थोड़ा सा प्रेशर में आते हो कि यार आगे के सेक्शन कैसे होंगे, तो वही आपको पेपर को टफ बना देते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लिए जो हल्का सा टाइम टेकिंग है, पर ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि पिछले ये रटा हुआ क्वेश्चन है, अगर जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे उनके लिए रटा हुआ क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तब भी उनको समय लगेगा। पिछले वर्ष ए और बी की आय का रेशियो 4:3 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए की रेशियो पिछले साल का रेशियो जो है 4:3 है। मैं दूर दूर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ उसका रीज़न है।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के, मतलब ए की बात कर रहा है वो अकेले में और बी की बात कर रहा है, ठीक है, उनका अलग से रेशियो दिया गया है। 3:4 है ये, और ये आपको दिया गया है 5:6, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, ये पिछले वर्ष की आय को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इस 3 की वैल्यू 4 के बराबर होगी, क्योंकि 4 भी डिनोट कर रहा है पिछले वर्ष की आय को। तो अगर 3 की वैल्यू 4 है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, 1 की वैल्यू 4/3 है, तो आपको इस वर्ष की निकालनी है। उसने बोला वर्तमान वर्ष के लिए कुल आय, तो आपको वर्तमान वर्ष का फ्रैक्शन भी तो निकालना होगा। उसके लिए आपको डाटा दिया गया है कि आपको 4 दिया गया, 3 दिया गया पिछले वर्ष का, फिर आपको पिछले वर्ष और इस वर्तमान वर्ष का रेशियो दिया गया 3-4। तो इस 3 की वैल्यू 4 के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये पिछले वर्ष के हैं। तो 3 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू 4/3, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/3। तो ये कि 4 कितना आ जाएगा? 16/3, ठीक है। उसी प्रकार इस 5 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू 3/5, तो 6 की वैल्यू 18/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 18/5। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 16/3 और 18/5 को ऐड करोगे तभी तो टोटल आएगा, जो किसके बराबर है? 8.04 के बराबर, ठीक है। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ी चीज़ों को हटाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर भी सकते हो, मैं यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ क्वेश्चन को, बट करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते, 16×5 80, और इसके बाद ये 18 से 18 54 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? ये 5 ताई 15 आ जाएगा, ठीक है। और ये 8.04 को लिख सकता हूँ मैं, 804/100 लिख लेता हूँ, ठीक है। 5 ताई 15 और ये 20 आ जाएगा। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो 134 आ रहा है ना, 134, ठीक है, 134 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो कितना आ रहा है? ये 67 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? अगर मैं इसको और फर्दर करूं तो 6 36 7 42, मतलब 6 बार जा रहा है ये, ठीक है। तो 6 एक तो यहाँ आ जाएगा, और ये 3 भी अभी है, और ये 20 भी है, तो 18/20 आ जाएगा, ठीक है। 18/20 को सॉल्व करोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.9। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.9। तो थोड़ा देखिए कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन बिल्कुल सही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन से डरोगे यार तो फिर एसएससी का मैथ निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब क्या पूछा गया, देखिए कि तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी? तो पिछले वर्ष बी की आय तो 4-3 का रेशियो था, तो बी की आय कितनी थी? 3। आपको चल गया पता 1 की वैल्यू 0.9 का 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे 2.7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, सारे क्वेश्चन प्यारे प्यारे से हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, हिंदी में है, तो इसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। किसी ठोस गोलार्ध से, अभी भी वही बात कर रहा है, सेमी हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, ठीक है। गोलार्ध आपका एकदम तैयार देखो इसे करके, ठीक है। उसमें से गोला काट के निकाल दिया जाए तो गोला अधिकतम आयतन का गोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये इसका गोला है, वही पॉइंट होगा जो इसका पॉइंट होगा, यहाँ से ये रेडियस हो जाएगी। लेकिन जो इसकी रेडियस होगी ना, जो गोलार्ध की रेडियस, मैं 2r मार रहा हूँ इसीलिए, तो गोले की रेडियस कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। बस इतना है, काम हो गया इसमें, ठीक है। इसके बाकी कुछ निकालना भी नहीं है इवन, बट मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से आपको करवा देता हूँ जिससे कई लोगों को समझ में आए। अब आपसे क्या बोला है कि गोले, तो गोले का देखिए मैंने 2r गोलार्ध की इसीलिए रेडियस ली जिससे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि r यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोले का हो जाएगा। तो गोले की रेडियस कितनी है? r, और गोलार्ध की रेडियस कितनी है? 2r। अब बोल रहा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना है? देखिए 4/3 πr3 अपॉन कह रहा है बचे हुए ठोस। तो अब गोला निकाल दोगे तो कैसे बचे हुए का आएगा आयतन? बचे हुए का आयतन कैसे आएगा? अर्धगोले के आयतन में से। तो अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 πr3 माइनस का गोले का आयतन, तो 4/3 πr3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो केवल रेडियस फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r³ से इस r³ से ये r³ कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बच रहा है? 4/3 बच रहा है ऊपर। नीचे क्या बच रहा है? देखिए ये यहाँ से 8 आएगा, 8 दूनी 16/3 से क्या कट रहा है? 4/3, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है।
आ जाएगा 4/12, जो कि आपको साफ साफ दिखा रहा है कि 1/3 आ जाएगा आपको, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, डायरेक्टली आप वैल्यूज़ को पुट करके भी कर सकते हो, बट बेसिक से कभी कभी जाना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेंस में आया वो क्वेश्चन है एसएससी का, बट मैंने ले लिया क्योंकि चीज़ें कभी कभी टफ आती हैं तो फिर आप घबरा जाते हो, इसलिए तैयार होके जाना चाहिए, ठीक है। पेपर में 10 पॉइंट, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम गया तब भी ये पढ़ाया गया था क्वेश्चन कोचिंग में मेरी। क्या होता है कि जब भी कोई त्रिज्य खंड दिया था सर्किल में, देखिए सर्किल क्या होता है, सर्किल होता है 360 डिग्री का, उसमें से अगर मैं 120 डिग्री मैंने काट दिया तो इस तरीके का कोई सेक्टर निकल आएगा, ठीक है। इससे शंकु बनाया जा रहा है, ठीक है। जब भी कभी इस तरीके से एंगल दिया होता है ना ये, तो उससे शंकु बनाया जाता है। तो केवल कितना सा खेल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जितना ये एंगल दिया हो, अभी 120 दिया है, अपॉन में 360 करना पड़ता है, कितना आ गया 1/3। अब इस 1/3 को याद रखना, इसका यूज़ केवल इतना सा है, ठीक है। 1/3 का यूज़ याद रखना। अब आपने क्या किया, एक शंकु बना लिया, ठीक है। शंकु की जो तिरछी ऊंचाई होती है, जैसे एल बोलते हैं हम लोग, वो सीधे सीधे जो ये सेक्टर दिया गया था ना, इसकी जो त्रिज्या होती है वही हो जाती है सीधे सीधे। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना माइंड में, तो भी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो 10.5 जो उस सेक्टर का रेडियस था, वो शंकु की तिरछी ऊंचाई बन जाता है सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद जो ये एंगल दिया होता है 120 का, तो मैंने बताया ना कि 1/3 कैसे हुआ, 120/360, तो 1/3, तो 1/3 इस रेडियस का क्या हो जाता है, शंकु की रेडियस, मतलब 10.5/3। और ये कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे एंगल चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अपॉन में 360 करो, कुछ भी है, जैसे मान लीजिए 5/3 आ गया, तो इसका 10.5 का 5/3 कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल के साथ में रेडियस कोण की चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1/3 कर दिया आपने रेडियस का, अब बस आपको हाइट निकालनी है। तो अब क्या करोगे, आप पाइथागोरस लगाओगे तो बड़ी परेशानी है। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये आपका 3.5 दिख रहा है। अब देखो आपको दिख रहा है कि यार मैं 35 से अगर मैं काट दूँ इसको, तो यार 35 से कम 35 और ये 35 ताई, मतलब 3 और 1 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये 9 है, ये 1 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। अभी आपने क्या किया, 3.5 से डिवाइड किया था, तो बस 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से पाइथागोरस से चीज़ें, अगर आप इस तरीके से ये काम कर लेते हो तो बहुत आसानी रहेगी। एक बार और समझा देता हूँ। 10.5 दिया था और बेस आपको दिया था 3.5। मैंने क्या किया, 3.5 कॉमन ले लिया। जैसे मैंने 3.5 कॉमन लिया, तो जो भी आपकी ऊंचाई आएगी उसमें 3.5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में। तो जैसे ही आपने 3.5 को कॉमन लिया, आपका हाइपोटेनस कितना आ गया 3, बेस कितना आ गया 1। अब आपको पता है कि 3 अगर आपका कर्ण है, 1 आपका बेस है, ठीक है, तो आपका ऊंचाई कितना आने वाला है 2√2, ठीक है। सिंपल सा है, 9 में से 1 तो 8, 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2√2, 2√2 में 3.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7√2 आ जाएगा। ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 7√2। अब क्या रह गया, आयतन पूछा गया, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई r², मतलब 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू h, जो कि आपका है 7√2। इतना निकालना है बस आपको। अब आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि नीचे 4 आएगा नीचे कितना आएगा, नीचे आपका 4 आएगा, और जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, और आपको इस तरीके से 7 का क्यूब दिख रहा है ऊपर, जो कि आपका कितना होता है 343 होता है। पाई कहीं नहीं जा रहा है, पाई को लिखना पड़ेगा आपको, और √2 भी है साथ में, तो यहाँ पर √2 भी लगा लो। तो आपको ऑप्शन नंबर एक तरीके से राइट आंसर दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, केवल दिमाग आपको कहाँ पे देना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग। अगर 120 एंगल है तो 1/3 उसकी कोण की रेडियस हो जाएगी, इसमें 1/3 कर दो, बस काम हो गया, ठीक है। बाकी जो आपको दिया गया ये आपकी लेंथ हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, वहाँ से आप पाइथागोरस लगा के हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम को मैं एल लिख लेता हूँ। एलसीएम आपको दिया गया है, उनके महत्तम से 204 गुना है, मतलब महत्तम जो भी है उसका 204 गुना है, ठीक है। एलसीएम जो है वो महत्तम का 204 गुना है, ठीक है, 204 गुना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि महत्तम आपको गिवन है, तो आपने तुरंत एल इक्वल टू 12 लिख लिया यहाँ पे और 204, मतलब आपको एलसीएम पता चल गया, ठीक है। आपको
महत्तम समापवर्तक भी पता है, ठीक है, क्या 12। आपने एक चीज़ सुन रखी होगी कि लासापा गुणे मासापा, मतलब इंग्लिश में बोलो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट नंबर यहाँ पर देखिए एक्स दिया है, दूसरा वाई दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स वाई इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब एक्स वाई इक्वल टू एलसीएम मतलब 12 गुणे 204 इंटू एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई मत करो अभी, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई मत करो। अब आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि उनके बीच का अंतर, मतलब आपको दिया गया x माइनस वाई, आपको दिया गया है 60। आपने एक तरीके से कई लोगों को पता नहीं होता है, बट अगर आपको कभी भी एक्स वाई इक्वल टू दिया हो समथिंग समथिंग और आपको x माइनस वाई या x प्लस वाई दिया हो, तो आप कैसे दूसरी चीज़ निकालते हो। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई दिया गया है, तो आप x प्लस वाई कैसे निकालते हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बट काफ़ी सिंपल चीज़ भी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ से माइनस का 2xy निकलेगा, यहाँ प्लस का 4xy है, कट जाएगा, क्या आएगा 2xy, जो कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, x माइनस वाई की वैल्यू 60 पुट करोगे, जैसे ही स्क्वायर करोगे 3600 मिल जाएगा, प्लस 4 गुणे एक्स वाई की जो मान है इसका मल्टीप्लाई देखिए करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखोगे, ठीक है, आपको देखिए इकाई के अंक ढूंढते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पे सारे इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो कुछ दिमाग लगाते हैं। तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, मतलब 6 आएगा यहाँ पे इकाई का अंक, जो कि 6 चौको 24, 4 इकाई का अंक, जीरो में ऐड करोगे तो 4 आएगा। इसका मतलब है कि जीरो तो नहीं होगा, ठीक है, और 6 भी नहीं होगा। अब देखिए इसका भी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का भी 4 होता है, लेकिन अब यहाँ पे एक दिमाग आपको और लगाना है, थोड़ा संख्याओं को देखना है कि कितना पास आप पहुँच रहे हो, क्योंकि देख रहे हो 348 और 852 में, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके निकालोगे तो आंसर 348 आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा दिमाग चलाना आपको सिखा रहा हूँ कि आप इसमें एक्स वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो आप थोड़ा सा करते हो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 24 और 48 का फिर से 12 में करोगे तो आप देख रहे हो कि ये कुछ समथिंग जा रहा है 24,000 और इंटू 2, मतलब आप 30,000 के अप्रॉक्स जा रहे हो, आप जा रहे हो 30,000 के अप्रॉक्स, ठीक है, 30,000 के अप्रॉक्स जा रहे हो और 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 के अप्रॉक्स जा रहे हो। 1,20,000 में अगर 3600 जोड़ दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप 1,20,000 के आसपास ही रहने वाले हो, ठीक है। अब आप ये देखो कि 800 का जो स्क्वायर होता है वो 6,40,000 होगा, 800 का स्क्वायर कितना होगा 6,40,000, ठीक है। तो आप कितना दूर निकल गए, इसका मतलब है कि आंसर आपका कितना होने वाला है 348, ठीक है। तो ये हल्का सा दिमाग मैंने आपको दिया बस, बाकी आपकी श्रद्धा है, पेपर में आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैंने ले लिया। इसमें देखिए क्या एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब ऊपर का जो आपको तरीका दिख रहा है ना, इसको आप ओपन नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि ज़रूर सिंप्लीफाई हो रहा होगा। आपको पता होना चाहिए कि a² प्लस बी की पावर 4, सॉरी स्क्वायर नहीं, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये आपको क्या दिया गया है a² इंटू b² दिया गया है, ठीक है। कैसे दिया गया है, क्योंकि ab का मल्टीप्लाई जब 4.6 और 5.4 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा, और उसका स्क्वायर तो वही देखो लिखा है यहाँ पे ab का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अलजेब्रा में अगर आप जाओगे, अगर कोई बुक आप पढ़ रहे होगे तो उसमें ज़रूर फॉर्मूला दिया होगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ऊपर वाले को मैंने ओपन किया तो ये चीज़ आ गई, वही चीज़ नीचे भी दी गई है, देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो a² प्लस b² प्लस ab दिया गया है आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बिंदास कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, 1 मिनट, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, केवल इतना टर्म बचा, ठीक है। इसको आप लोग ओपन कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको 4.6 का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको b² में 5.4 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस में ab का तो मल्टीप्लाई आपको पहले से ही दिया गया है कि 24.84, वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहा है वो बहुत ही अंधकार में है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं क्वेश्चन में। तो ab का मल्टीप्लाई आपको दिया गया, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए तो मैंने बता भी रखा है कि 36 3, ठीक है, उसके बाद 6 चौको 24, दूनी 48, 3 51, 5
4 चौको 16 5 21, तो इस तरीके से स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, जो केवल डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार 4 चौको 16 1, 5 चौको 20, दूनी 40, 1 41 की 1 लगा 4, 5 25 4 29, तो 29.16, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो 2 बार, तो 29.16। अब इसको आप ऐड कर लो तो 6 6 12 की 2 लगा 1, उसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दो। उसके बाद है 9 1 10 का 0 लगा 1, 2 2 4 1 5, 50.32 में से आप जब 24.84 घटाओगे तो 12 में 4 गया 8, जो केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। 3 ही ऑप्शन थे इसमें, चौथा मैंने लिया नहीं था। तो आपको इस तरीके से, अब देखिए इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपने जैसे ही देखा कि 12 में से 4 गया 8, आपने तुरंत वहीं पर छोड़ दिया क्वेश्चन को, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। सिंप्लीफिकेशन के बउआ वाले क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते हो, बट इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जो अलजेब्रा मिक्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, वो काफ़ी प्यारे होते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, जब इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो इसमें अगर आप 0 रखने की कोशिश करते हो तो अब देखिए इसमें आपको वैल्यूज़ ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको एक तरीके से वैल्यूज़ दी गई हैं, तो आप वैल्यू रख के ही इस क्वेश्चन को करो। आप कौन सी वैल्यू रखनी है ये देखना है। अगर आप 30 60 पे जाओगे तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो अब आप देखोगे कि आप 0 45 या 90 में कुछ रख सकते हो। अगर आप 0 रखोगे तो भी शायद परेशानी होगी, क्योंकि 0 पर tan थीटा 0 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप इसमें 45 पे जाओ अगर, तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये देखिए आपस में कट जाएगा, 45 पे दोनों आपस में कट जाएंगे, केवल 1 बचेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ऊपर देखिए 1/√2, ठीक है, मैं कर देता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी डायरेक्टली करता हूँ, बट फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। tan थीटा 45 रखोगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक 45 कितना होता है, √2, स्क्वायर करोगे 2 -1, ठीक है। यहाँ बना चुका, उससे मतलब नहीं। अब 50 सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा √2 -1, ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्व करोगे तो √2 -1 ऊपर भी आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 2/√2, तो एक्चुअली में इसको सॉल्व करने पे आएगा √2, तो √2 -1 ऊपर भी आ जाएगा, √2 -1 यहाँ भी है, और ये 1 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 है, ठीक है। तो आपको 45 पुट करना है, करके देखिएगा, जरूर आएगा आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, कि 18 संख्याओं का एवरेज इतना दिया गया, ठीक है। तो 18 संख्याओं का एवरेज 37.5, ये लाइन नहीं लिखनी है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट ये लाइन आपको पेपर में नहीं लिखनी है, वो भी मैं बताऊँगा कि पेपर में आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि x1 से लेके x18 तक का जो योगफल है वो कितना है, 37.5 × 18, ये भी पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत x है, इसका मतलब 6 संख्याएं कोई है, उसका औसत x है, इसका मतलब इन 6 संख्याओं का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली मैं बताता हूँ कि पेपर में क्या करना था। आपको पेपर में आपको ये करना था कि आपको डायरेक्ट इसका लिखना था 18 × मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि बेसिक जो तरीके होते हैं वो, माना कि आप बहुत शॉर्ट ट्रिक सीखने की कोशिश करते हो, बट अगर आप बेसिक तरीके को छोटा कर दो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि जब आप पेपर में कोई क्वेश्चन करते हो तो आप सेटिस्फाई नहीं होते हो शॉर्ट ट्रिक से, आपको लगता है कहीं मैंने गलत ना कर दिया हो, तब भी आप बेसिक से जाते हो, लेकिन तब आप बड़ा करते हो क्योंकि आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है पहले। पेपर से पहले आप शॉर्ट ट्रिक्स को सीखते रहे, लेकिन पेपर में आपको क्या हुआ कि आपको डर लग रहा है कि यार पता नहीं मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आप क्या कर रहे हो, बेसिक से जा रहे हो, पर बेसिक ही आपने पेपर से पहले प्रैक्टिस नहीं करी है। इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिक से आप क्वेश्चंस को लगाइए, बट उसको छोटा कर दीजिए। जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया कि जैसे ही आपसे बोला कि 18 संख्याओं का 37.5, मैंने तुरंत डायरेक्टली लिखा। 6 संख्याओं का औसत x है, इसका मैं 6x लिख लिया। अब आपको पता है कि अपॉन में क्या आने वाला है, अपॉन में 24 आने वाला है। 18 संख्याएं प्लस 6 संख्याएं 24, उसको मैं डायरेक्टली इधर ले आता हूँ, क्योंकि नीचे क्यों लिखूँ मैं, जब लाना उसको उधर ही है। और क्या कह रहे हैं, जब जोड़ा जाता है तो सभी संख्याओं के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब जो पहले 37.5 था अब वो कितना बन गया, 38.5। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये लाइन आपकी पहली लाइन होनी चाहिए थी पेपर में, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 6x को वहीं रखा रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व करने बता रहा हूँ कि यहाँ पे पॉइंट हटाओ 10 लिखो, उसी प्रकार यहाँ भी पॉइंट हटाओ 10 लिखो, ठीक है। अभी 6x यहाँ से हटा देते 2 मिनट के लिए, उसको वहीं पर सॉल्व करने लगो, अगले स्टेप में मत लिखो चीज़ों को। पॉइंट पे 10 लिखा, 5 7 35, 55 25, और ये 5 दूनी 10, ये हो गया 2 9 18, मतलब 9 × 75 यहाँ आया,
5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये आ गया 12, मतलब 12 गुणे 77 यहाँ आया। इसको सॉल्व करना आसान है, ठीक है। 12 सत्ते, अब देखिए अब लिखो 6x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 सत्ते 84, 8 84 8 92 924 माइनस का, और 9 पना 45, 4 63 4 67 675 यहाँ आया। और सिंप्लीफाई करो, 14 में से 5 गया 9, 11 में 7 गया 4, 8 में से 6 गया 249/6, यहाँ से हटा दो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 2 का भाग 83 में दोगे तो 41.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तभी लाइफ में कुछ निकल पाएगा। 2-4 पेपर निकलेंगे खट्टे फिर, ठीक है, 1-2 नहीं निकलते, फिर 3-4 खट्टे निकलते हैं, ठीक है। एसएससी कठिन नहीं है, बस पढ़ाई करने का लेवल बढ़ाना होगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट डीआई क्वेश्चन मुझे लेना, क्योंकि डीआई देखिए टफ कभी नहीं आती। डीआई केवल सीजीएल मेंस में कुछ कायदे की आती है, ठीक है, 1-2 वो भी क्वेश्चन कायदे के आते हैं, वो भी कैलकुलेटिव होते हैं, टफ नहीं होते हैं, और बाकी क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी रहते हैं, ठीक है। एसएससी का डीआई का लेवल बहुत सिंपल है। एसीई कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग, अगर आप डीआई को देखोगे तो डिमांड और प्रोडक्शन अलग अलग दिया गया है, ठीक है। डिमांड को रेड से डिनोट किया गया है। अब आपसे क्या कह रहा है कि एसीई का डिमांड, तो ए सी और ई की डिमांड हो गई, ठीक है, इनको ऐड कर दो। तो आपको लिख के ऐड नहीं करना, आप डायरेक्टली ऐड करो कि 50 60 55 60 50 110 165, ठीक है। आपसे आगे क्या बोला, बी और सी का उत्पादन, तो बी और सी का प्रोडक्शन मतलब 38 और 72, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 72 8 80 30 110, ठीक है। 11 से कट रहा है, 11 धाम 15, 5 ताई 15, 5 दूनी 10, 3 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। 1-2 सिंपल क्वेश्चन में टफ में होते हैं, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन टफ होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा, डायगोनल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी सम बहुभुज आपको दिया होता है उसके बाहरी कोण के एक्सटीरियर एंगल दिया गया है आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, मतलब 360/7 एक्चुअली दिया गया है। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू 7, मतलब भुजाओं की संख्या 7 आ गई, ठीक है। डायगोनल अपॉन साइड का आपसे रेशियो पूछा गया है, विकर्णों की संख्या अपॉन भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या 7 आ गई, लेकिन डायगोनल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है n/2 n-3, जहाँ पे n भुजाएं होती हैं, ये फॉर्मूला होता है। जिनको नहीं पता है आप कर सकते हो, अगर आपको भुजाओं की संख्या पता है तो आप डायगोनल कैसे निकालते हो, इससे, ठीक है। तो रख दो 7, 7/2, 7 - 3 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो आपको यहाँ से सिंपल सा 2/1 मिल रहा है रेशियो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है ये, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन समझाने पड़ रहे हैं। ये वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, इसको मैं पूरा नहीं बताऊं क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तरीका बता दूंगा आपको कि जब भी आपको वार्षिक दर दी हो, सीआई का क्वेश्चन है, आपको एक तरीके से एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 15%, 2 सही 2/5, इसका मतलब 2 साल तक तो सिंपल चलेगा। 15%, 15% को क्या लिख सकते हो, 5 ताई 15, 3/20 लिख सकते हो फ्रैक्शन में। इसका मतलब पहले वर्ष में अगर 20 था तो पहले वर्ष में 20 से 23 हो गया, दूसरे वर्ष में भी 20 से 23 हो गया, लेकिन तीसरे वर्ष में जाके क्या हो रहा है कि पूरा तीसरा वर्ष नहीं लिया गया, केवल 2/5 वर्ष लिया गया, ठीक है। इससे कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, ठीक है, ऐसे समझना, कुछ भी फ्रैक्शन दिया हो नो प्रॉब्लम। 2/5 तो 1 का 15, तो 2/5 का, तो 15 में 2/5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 ताई 15, 3 दूनी 6, इसका मतलब 6% आ गया। अब 6% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जा सकता है, 3/50। इसका मतलब तीसरा जो आपका एक तरीके से ड्यूरेशन रहा उसमें रहा 50 से 53, ठीक है। अब ये सवाल सिंपल हो चुका है, इतना तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ये काम करने में आपको 15 सेकेंड में नहीं लगेगा, उसके बाद आपको केवल डिवाइड करना है। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई मारो तो आपको यहाँ पे एक संख्या मिलेगी, और आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको पता है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वो बराबर होगी 4205.55। तो आप क्या करो ना कि इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो, डायरेक्टली डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 53 का डिवाइड मारो, फिर 23 का मारो, फिर 23 का मारो, तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको मिलेगा एक की वैल्यू 0.15, ठीक है। और ऐसी वैल्यूज़ जब दी होंगी ना, और जब इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, तो आप यहाँ पे 3000 आंसर, अगर आपके पास समय कम है ना तो आप 3000 आंसर मार सकते थे, ठीक, कैसे, आईडीए से। कि
आपको 15% दिया गया है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जब सक्सेसिव परसेंटेज निकालोगे तो आपका लगभग आएगा 32.25 आएगा। उसके बाद में 2/5 का कितना 6% आ रहा है, मतलब 38 दशमलव, ऐसे भी निकाल सकते हो, 38-39% के अप्रॉक्स आ रहा है। और आपको 3000 दिया गया है, अगर आप करते हो 4×12 तो 1200 के अप्रॉक्स देखिए आ रहा है। इसका मतलब यही आंसर होगा। बट ऐसा बहुत ही एक तरीके से ना बिरले लोग कर सकते हैं जिनका लेवल बहुत हाई होता है। अब जिनका लेवल हाई होगा उनके पास समय भी होगा, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। इसीलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप ऐसे तरीके भी लगा सकते हो जो आपको एग्जैक्टली वैल्यू दी हो। जैसे 3000, 3200, 3500 में 3000 ऐसा वैल्यू है जो इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी जो लोग मैच करवाना चाहते हैं वो आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 53 का डिवाइड इसमें करो, फिर 23 का करो, फिर 23 का, तो 1 की वैल्यू आएगी 0.15। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20,000। 20,000 का मल्टीप्लाई 0.15 में करोगे, ठीक है, 1 की वैल्यू 0.15, तो 20,000 की, क्योंकि आपको मूलधन निकालना है तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 3,000, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका वही मैंने बताया, सक्सेसिव परसेंट का तरीका इसमें लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसमें इतना ही, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस बड़ा है थोड़ा सा। क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है कि 10,500 की राशि साधारण ब्याज से इतने वर्ष बाद 3 सही 4/5, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं लिख दूंगा, इतना हो जाता है 13,825। तुरंत आपको ये देखना है कितना ब्याज हुआ, तो 10,500 घटा दोगे 13,825 से तो 3,325। वही आपको लिखना नहीं है, आपको तुरंत माइंड में करना है, आपको लिख के नहीं करना है, घटाने लगे बैठ के आप लोग 13,825 से। तो 3,325 आपको मूलधन पता है तो आप सीधे 105 लिखो, क्योंकि 105 के आगे के 2 जीरो मैं सीधे काट रहा हूँ अपॉन के 100 से। PRT अपॉन 100 होता है ना, तो उस 100 से मैं डायरेक्टली 105 के आगे के 2 जीरो काट रहा हूँ, ठीक है। समय क्या है, 5 से 15, 19/5 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता है, सॉल्व करते हैं इसको। 19 एकम 19, 14 142, 19 7 133, 19 5 95, काट दिया 19 से। 5 से कट रहा है ये 21 बार जा रहा है। अब 7 से कट रहा है 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 5 35, तो 25/3 जो आ गया ना हमारा, वो R आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आगे क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए, मतलब अभी 25/3 है, अब कर दी जाए 50/3, दोगुना हो गया। समय 5 वर्ष हो गया, ठीक है, और रुपये उतने ही है, तो वही 105 पर लिख दो। 105 के 2 जीरो मैंने फिर अपॉन के 100 से काट दिए। 3 से काटोगे तो 3 3 9, 3 5 15, 35 गुणे 50 गुणे 5 निकालना है आपको, वही आपका आंसर होगा। तो कर दे 55 25, 2 5 से 17, तो 50 गुणे 5 और 5 0 0 55 25, 2 5 2 7 3 850, ठीक है। तो उस तरीके से करोगे तो चीज़ें काफ़ी सही जाएंगी, ठीक है। तो नॉर्मल सवाल है, साधारण ब्याज एक SI बराबर PRT अपॉन 100 पे पूरा सवाल बेस्ड है, ठीक है, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। ABC में ABC बना लिया आपने बिंदास सा। उसके बाद क्या कह रहा है कि BE जो है वो लंब है AC पे, और CD लंब है आपका AB पे, ठीक है, समझ गए आप। आपको पता है कि जहाँ पे लंब काटते हैं ये, ठीक है, वो क्या होता है, वो सामने वाले कोण का, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस A, ठीक है, कोण A कह सकते हो, कोण है, ठीक है। ये लंब समद्विभाजक जहाँ पे काटते हैं तो वो जो एंगल होता है वो होता है सामने वाले एंगल का 180 माइनस A, या अगर यहाँ पे बनता B के सामने तो B हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहे हैं आगे, O पर काटते हैं, ठीक है, OBC मतलब J और OCD मतलब J, ठीक है। इनका कह रहा है कि समद्विभाजक, मतलब इनके बीच के समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, ठीक है, वो कहीं पे यहाँ पे काट रहा है। आपको पता है कि जब कोण समद्विभाजक जो कोण को आधा करते हैं, कोण को आधा करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो कितना होता है, वो इस एंगल का, अपने ऊपर वाले एंगल का कितना होता है 90 प्लस A/2, ठीक है, सॉरी O/2, यहाँ पे O है तो O/2, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको BPC दिया गया, ये P पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे कोण काट रहा है वो BPC है। 148 आपको दिया गया, अगर ये 148 है इसका मतलब है कि जो एंगल O होने वाला है वो कितना होने वाला है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 148 मतलब 58 जुड़ा हुआ है, ठीक है। 58 का दुगना कर दो, मतलब ये जो O पॉइंट होने वाला है ये कितना होने वाला है, 58 का दुगना 116 होने वाला है,
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे आप नॉर्मली निकाल भी सकते हो ऐसे करके कि 90 प्लस एंगल O/2 इक्वल टू आपको क्या दिया गया 148। 90 हटाओगे यहाँ से, 90 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। नीचे का 2 निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई मार दोगे तो 116 आ जाएगा। तो O की वैल्यू 116 आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो 116 है ये इसकी वैल्यू आई है, इसके इक्वल में लिख दो 116। तो जैसे ही A को इधर ले जाओगे तो 180 में से 116 घटा दोगे। 54 इस क्वेश्चन का कितना 64, 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2, 3, 5 आपको ये आप लोग मेरे पार्टनरशिप के वीडियो में भी देख सकते हो। मैंने पार्टनरशिप के क्वेश्चन करवा रखे हैं टॉपिक वाइज में। ठीक है, 4 चैप्टर मैंने करवा रखे, वहाँ भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2, 3, 5 के अनुपात में आपकी पूंजी है। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2, 3, 5 के रेशियो में। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने के बाद, तो 2 जो आपने लगाया वो 4 महीने तक लगाई है आपने। उसके बाद आपने 50% बढ़ा दिया, मतलब 2 का 50% 3 हो जाएगा। तो 3 गुणे कितना बाकी के महीनों के लिए, तो 4 महीने के लिए लगा चुके हो, तो बाकी कितने महीने बचे 8 महीने बचे। प्लस बी ने 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक जो उसने पूंजी स्टार्टिंग में लगाई थी वो तो लगाई होगी, तो 3 पूंजी 6 महीने तक तो लगाई होगी। उसके बाद उसने इतनी बढ़ा दी 1/3, तो 3 का 1/3 4 हो जाएगा, मतलब बढ़ाया है ना। तो 3 में 1 बढ़ा दिया, इसका मतलब है 4 लगाएगा अब अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि पूरे साल की बात करिए। ठीक है, अब कह रहा सी ने 8 महीने बाद, तो 5 जो उसका इन्वेस्टमेंट था वो 8 महीने तक तो रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा 50% पूंजी निकाल ली, तो 5 का 50% निकाल लिया तो बचा 2.5, जो कि उसने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करी होगी। ठीक है, पहली बात इतनी बड़ी क्लास हो रही है आज हमारी, आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा इसको। ठीक है, जो भी बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो सब जरूर सपोर्ट करें। अब देखिए 2 यहाँ से आप कॉमन लेके काट दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 यहाँ से कटा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 3 12, तो ये 16 हो गया। ये 3 3 9 और 12 12 21 हो गया। 5 को 20 और 5 25 हो गया। इस रेशियो में आपका प्रॉफिट जाएगा। टोटल प्रॉफिट दिया गया आपको सिंपल सा, तो 25 1 26 36 46 46 6 52 62, 62 की वैल्यू आपको दी गई है 86800। 2 से काट दो इसको, 31 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 4 और काटो, 31 1 कम 31 12 31 चौको, मतलब 1 की वैल्यू 1400, 1 की वैल्यू 1400 आ गई आपकी। ए और सी के हिस्सों में अंतर पूछा गया है, तो अंतर कितना 9, तो 1400 गुणे 9। ठीक है, 900 900 9 को 36 3 9 एकम 9 3 12 12 600 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को बी से, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए को बी से इतना अधिक लगता है, इसका मतलब है कि 416 बटे ए पहले रखा जाए क्योंकि ए को अधिक लग रहा है। ठीक है, तो इनका अंतर कितना दिया गया है, कितना समय का अंतर क्या दिया गया है 3 दूनी 6, तो 8/3। अब कह रहा है कि यदि ए की गति को दोगुना कर दिया जाए तो बी से इतना कम ले रही है, ए कम हो गया, जैसे दुगनी करी चाल ए कम हो गया, इसका मतलब अब माइनस के इधर ए रहेगा। ठीक है, तो समझाना चाहूँगा उन लोगों को जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब बी इधर आ जाएगा क्योंकि ए ने कम समय लिया, तो ए माइनस के में कम में रहेगा, बी ने ज़्यादा समय लिया ज़्यादा में रहेगा। कितना समय कम लिया है 4/3। अब आप लोग देख रहे हो कि आपको ए की दूरी निकालनी है, तो बी तो कट रहा ना, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। क्या आ रहा है देखिए 416 अगर मैं कॉमन ले लूँगा अपॉन 2a। ठीक है, 416 बटे ए से 416 बटे 2a घटाओगे तो 416 बटे 2a आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 4 आ जाएगा भाई, 8/3 प्लस 4/3, तो 8 4 12/3, 3 चौको 12। ठीक है, 4 से कट रहा है 108 आ जाएगा, और इससे कट जाएगा तो 54 आ जाएगा, सॉरी 104 आएगा, ये 104 आएगा। ठीक है, 104 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 52 आएगा। ठीक है, तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी 52। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है अलजेब्रा का। इसमें क्या करना होता है,
तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिख रहा है कि आपको केवल क्या करना है, इसका क्यूब करना है, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान देना है आपको कि आपको दिख रहा है √5 x का होल क्यूब लिखा हुआ है ये, प्लस ये लिखा हुआ है √2y का होल क्यूब, ठीक है। भाई आप √5x का जब होल क्यूब करोगे तभी तो 5√5 आएगा, √5 3 टाइम्स आएगा तभी तो 5√5 आएगा। आप इसको बस ओपन करो, अच्छे से ओपन करो एक बार, ठीक है। क्या लिखते हो आप लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी लिख लो आप लोग, a प्लस बी, उसके बाद a स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी एक्स वाई, ठीक है। अब बस ये देखो कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है और किससे किसको कंपेयर कराना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो कि ए एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आया √5x, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, √5, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर है तो बी एक्स स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू 5। अब सी को ढूंढो, सी एक्स वाई, सी की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि प्लस का सी एक्स वाई है, यहाँ पे माइनस का है, इसका मतलब माइनस का √10 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्या पूछा गया, ए स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, बी स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर तो माइनस से मतलब नहीं है, आ जाएगा 10, तो 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल लिया मैंने अलजेब्रा का। x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू लिख सकता हूँ 83x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को नीचे ले जाओगे तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, 83। अब मैं कह सकता हूँ कि दोनों तरफ माइनस का 2 कर दूँ, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ गया यहाँ से, x माइनस 1/x इक्वल टू 9, क्योंकि इधर 81 आ जाएगा, 81 इधर क्या आ रहा है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो 9 आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब। आपको फॉर्मूला देखिए पता होना चाहिए, इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू c देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू c क्यूब प्लस 3c। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, और अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ माइनस होता है, ठीक है। ये माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए इधर प्लस होगा, ठीक है। 9 का क्यूब 729, ठीक है, प्लस 3c तो 3 9 27, तो 9 7 16 चला गया, 1 2 2 4 1 5 756 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में ट्रिकी है। कैसे, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब 2 का मल्टीपल दिया होता है, ठीक है, सेम डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 1/4 लिख लेते हैं, जो भी डिफरेंस होता है वो अपॉन में लिख लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है, जो पहली वैल्यू होती है तो 1/3, लास्ट वैल्यू क्या है 1/903, ठीक है। जब 3 का मल्टीपल होता है तो भी डिफरेंस बाहर लिखा जाता है, लेकिन अंदर की 2 वैल्यूज़ को यहाँ लिखा जाता है और लास्ट की 2 वैल्यूज़ को लिखा जाता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, बट अभी का तरीका आप समझ लो कि जो भी डिफरेंस है उसको बाहर लिख लेंगे और पहली वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू, तो 1/4। अब इसको जब यहाँ पे ऐसे करोगे तो 903 में से 3 जाएगा तो 900 आ जाएगा, और नीचे देखिए मैं एलसीएम लेने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहता है। देखिएगा कितना इजी रहता है, 3 से तुरंत 300 आ जाएगा, फिर 3 से कट रहा है 100 आ जाएगा, यहाँ पे 301 आ जाएगा, फिर ये 4 से कट रहा है 25 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ गया 25/301। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेते हो तो बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, देखिए अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है जिसका रेशियो 5:3 का है। इसका मतलब है कि 8 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 पंचे 20, 4 3 12, ये जल है और ये ये अम्ल है, एसिड है ये, और ये वाटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है। अब 12 लीटर जो घोल निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा जो रेशियो पहले था, तो 8 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 1.5, तो 1.5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 7.5, तो एसिड कितना निकला 7.5, और वाटर कितना निकलेगा आपका 15 ताई 45 माइनस का 4.5, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि जल मिला दिया जाता है, ठीक है,
जल मिला दिया जाता है कितना, 7.5, तो 7.5 आपने जल मिला दिया, ठीक है। अब क्या बच रहा है देखिए यहाँ पे, ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है 13.5 और ये कितना बच रहा है 3.15, ठीक है। अगर आप पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, तो 15 नवाई और 15 धाम, तो सॉरी 15 नवाई 15 धाम, डिस्टर्ब कर रहा है ये फ़ोन की रिंग थोड़ा सा। क्या था रेशियो, 5 3 8 और 32 4 5 20 4 3 12। उसके बाद 12 घोल को निकाल दिया गया, तो 8 की वैल्यू हो गई 12, 1 की वैल्यू 1.5, 15 15 75 और ये हो गया 4.5, ठीक है। उसके बाद 7.5 लीटर जल मिला दिया गया, ठीक है, तो 12.5 हो गया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है भाई, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। 12.5 हो जाएगा ये, और ये आपका 15 ही रहेगा ना, 4.5 5 6 7, ठीक है, 15, ठीक है। और ये मैं कह सकता हूँ कि 25 5 125, तो 25 छक्का 150, ठीक है, तो 5 और 5 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए इस टेस्ट को जिन्होंने भी पूरा देखा है, बहुत बहुत थैंक यू। और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचे इसकी। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बाकी वीडियोस भी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि CHSL की सीरीज़ में अभी कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।